पिछली क्लास में हमने ब्रजभाषा का साहित्य मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में कैसे डेवलप हुई। इस क्लास में हम देखेंगे अवधी भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ मध्यकाल में। तो इसमें सबसे पहले इसका क्षेत्र देखते हैं कि इनका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, ब्रजभाषा की शुरुआत कहाँ से हुई, किन परंपराओं से शुरुआत हुई, फिर तुलसीदास तक कैसे पहुँची, तुलसीदास जी के बाद इसका क्या हुआ ब्रजभाषा का, वो सारी अवधी भाषा का। तो इस पूरी जो एक क्रम है विकास का, ये पूरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार कितना था अवधी भाषा का। वर्तमान में भी अवधी भाषा काफ़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। विशेषकर अवध को अगर केंद्र मान लिया जाए तो अवध को केंद्र या अवध या फैजाबाद या अयोध्या, जो वर्तमान नाम अयोध्या है, फैजाबाद को अगर केंद्र में मान लिया जाए तो उसको केंद्र मान करके कम से कम 200 किलोमीटर की परिधि में, अगर 200 से हमें 300 किलोमीटर की परिधि में अगर एक सर्किल खींचा जाए तो लगभग वो क्षेत्र आ जाएंगे। कुछ पूरब की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ थोड़ी सी पूर्वी बोली या भोजपुरी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लखनऊ, फिर सीतापुर तक बोली जाती है, फिर उन्नाव, रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, लगभग इतने क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप में बोली जाती है अवधी भाषा। और जो रामचरितमानस की रचना हुई है, इन्हीं क्षेत्र की जो शुरुआत में ठेठ अवधी जिसे कह सकते हैं वहाँ से शुरू हुई है और तुलसीदास जी के हाथों में पढ़ करके संस्कारित हुई, एक तरह से कह सकते हैं। इसका तत्समीकरण हुआ। तत्समीकरण के बाद ये रामचरितमानस के रूप में जो हमारे पास एक ग्रंथ है, महाग्रंथ है, महाकाव्य है, इस महाकाव्य के माध्यम से पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में लगभग सभी भाषाओं में अनुदित हुई और लगभग सभी भाषाओं में इस स्तर का काव्य अभी आपको नहीं मिलेगा। इस स्तर के काव्य की मतलब महानतम काव्यों में इसकी गणना की जाती है रामचरितमानस की। आज भी उत्तर भारत के घर घर में इसका पाठ किया जाता है, गाए जाते हैं। तो देखते हैं अवधी, अवध, अयोध्या से ही अवध शब्द निकला है, ऐसा विद्वानों का मानना है, भाषा वैज्ञानिकों का मानना है। और इसी से अवधी भाषा, ये पूरा कोसल क्षेत्र जो था वर्तमान प्राचीन काल में कोसल क्षेत्र, उसी कोसल क्षेत्र को अवध कहते हैं। अवध से अयोध्या, उसकी राजधानी अयोध्या थी, साकेत थी, उसका अवध और अवधी भाषा का जो शुरुआती परंपरा थी अवधी भाषा की, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अवधी भाषा का विकास, अवधी भाषा का, इसको हम दो रूप में विकसित हुई है। जैसे एक तो सूफी काव्य परंपरा के रूप में, और दूसरा राम भक्त काव्य परंपरा के रूप में। लेकिन इस रूप में आने के पहले इसका जो हम प्रारंभिक रूप पाते हैं, ये रोडाकृत राउरबेल एक ग्रंथ है जो 1000 के आसपास की रचना है। कौन सी? रोडाकृत राउरबेल। इसमें अवध की सुंदरियों के बारे में, विभिन्न देशों की सुंदरियों के बारे में बात की गई है। तो उसमें कन्नौज की सुंदरी जो थी उसके बारे में जब बात की गई है तो उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कन्नौज की सुंदरी के बारे में बात करते हुए रोडाकृत राउरबेल में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। हालांकि ये साहित्यिक अवधी का प्रयोग इसमें मिलता है। तो वो है आँखें काजल तरलव दीजे, ये अवधि में आँखें, इस तरह की परंपराएं, चढ़ावें बहिरावें आँखें, इस तरह की जो परंपरा है ये अवधि में ही दिखाई पड़ती है। और ये यहाँ पर हमें दिखता है रोडाकृत राउरबेल में। फिर दामोदर पंडित 1000 के आसपास की रचना है, 1000 के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास की। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दामोदर पंडित
एक कवि थे दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी, इसमें भी अवधि के प्रयोग मिलते हैं, लेकिन वो चलता हुआ अवधि थी और साहित्यिक अवधि का प्रयोग, हालांकि इसमें जो है साहित्यिक अवधि का प्रयोग मिलता है, लेकिन ये इसमें जो प्रयोग मिलता है वो सामान्य बोलचाल की भाषा का अवधि का प्रयोग मिलता है। इसके बाद एक जो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना मिलती है, इसमें अमीर खुसरो विभिन्न भाषाओं का जब नाम लेते हैं तो उसे अवधी भाषा का नाम लेते हैं। उनकी खालिक बारी एक रचना है अमीर खुसरो की, कौन सी है? खालिक बारी। इसमें इन्होंने अवधी भाषा का नाम लिया, सबसे पहले जो अवधी भाषा का नाम मिलता है इसमें इन्होंने अवधी भाषा का नाम लिया। इस तरह से अवधि 1000 ईस्वी से जो उसके बीज पड़े हैं वो धीरे धीरे परंपरा के रूप में धीरे धीरे कहीं न कहीं पुष्पित पल्लवित हो रही थी। और जब अवधि कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी के आसपास आकर के ये मुल्ला दाऊद की चंदायन में, मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरिकहा कहा में साहित्यिक अवधि के रूप में परिणित हो जाती है। ऐसा लगता है कि इन्होंने एक चलताऊ भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। ये हुआ ऐसे कि जो संस्कृत परंपरा से एक जो प्रेमाख्यानों की, उर्वशी पुरूरवा की या दुष्यंत शकुंतला की, इस तरह के प्रेम काव्य जो थे, प्रेमाख्यान जो थे वो चले आ रहे थे, उदयन वासवदत्ता की, इस तरह से तमाम सारे प्रेमाख्यान संस्कृत परंपरा से चले आ रहे थे। उस परंपरा ने फारसी या सूफी पद्धति को पा करके एक नया रूप लिया और इन लोगों ने, सूफी कवियों ने, उसमें एक रहस्यात्मक आवरण चढ़ा करके उसे एक नया कलेवर प्रदान किया। और उसके लिए उन्होंने जो छंद प्रयोग किया वो जैन ग्रंथों की कड़वक पद्धति का प्रयोग किया। जैन ग्रंथों की कड़वक पद्धति मतलब यमक और धत्ता, यमक और धत्ता। इन जो सूफी परंपरा कवि थे उसमें 5 यमक के बाद, 5 यमकों के बाद एक धत्ता। अब 5 यमकों के बाद एक धत्ता मतलब 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। यमकों का प्रचलित रूप है चौपाई और धत्ता का प्रचलित रूप दोहा। तो ये चौपाई और दोहा या कड़वक पद्धति से कहते हैं, कड़वक पद्धति। तो यमक के बाद 5 यमकों के बाद एक धत्ता, ये परंपरा, ये जो राम काव्य, ये जो प्रेमाख्यानों के लिए ये परंपरा एकदम से रूढ़ हो गई। यमक और धत्ता की परंपरा रूढ़ हो गई और ये अवधी भाषा के लिए भी रूढ़ हो गई। ये अवधी भाषा के लिए रूढ़ होने का मतलब ये है कि चाहे वो परंपरा सूफी काव्य परंपरा हो या राम भक्ति काव्य परंपरा हो, दोनों में इसी का प्रयोग किया गया, इसी कड़वक पद्धति का। अब आते हैं सूफी काव्य परंपरा में जो सबसे पहले कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे, वो है मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरिकहा। यहाँ पर इन्होंने साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया। यहाँ से इन्होंने अवधि क्षेत्र की लोक प्रचलित अवधि का उठाया वहाँ से और इसको अपने साहित्यिक रूप, एक साहित्यिक जो बोलचाल की भाषा थी उसको साहित्यिक रूप से परिष्कार किया। और जैसे बहिरावहीं, चढ़ावहीं, कहाहीं, करहीं, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग इन्होंने प्रारंभ किया। और एक कह सकते हैं कि एक काव्योचित जो सौंदर्य है उस भाषा को उन्होंने प्रदान किया। इसका जो अगर एक उदाहरण हम देखें, दाऊद कवि जो चंदा गाई, जोई रे सुना सो गा मुरझाई, जोई रे सुना सो गा मुरझाई।
कितनी सुंदर भाषा है इसमें जो है उसकी अवधि का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव में बैठे हुए कोई लोग वहाँ के लोगों की कोई सुंदर रचना सुन रहे हैं। तो इस तरह से अवधि का प्रयोग यहाँ से साहित्यिक अवधि का प्रयोग यहाँ से शुरू हो जाता है। इनकी एक और है, हंस गमन ठुम ठुमकत आवई, चमक चमक धनि पाँव उचावई। हंस गमन ठुम ठुमकत आवई, चमक चमक धनि पाँव उचावई। तो इसमें हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि कितनी सुंदरता इस एक सौंदर्य जो काव्योचित सौंदर्य होता है, ये अपने चरम रूप पाने के लिए ये मचल रही है। ऐसी परंपरा का प्रयोग, ऐसी परंपरा की शुरुआत जो है मुल्ला दाऊद ने अपने इसमें किया। इसके बाद अगली जो कृति आई थी इसमें मुल्ला दाऊद के बाद, मुल्ला दाऊद की जो अगली कृति आई, कुतुबन कृत मृगावती। कुतुबन कृत मृगावती, ये लगभग इनके 124 साल बाद, 124 वर्ष बाद ये रचना आई, लगभग 1503 में। लेकिन कुतुबन कृत मृगावती में भी अवधि का वही रूप मिलता है, जैसे लगता है कि ये यहाँ से चलती हुई परंपरा ही, गैप नहीं दिखता है, यहाँ से चलती हुई परंपरा में ही ये लिखी गई है। लेकिन सबसे अधिक जो अवधि को मूल्य प्रदान किया, एक सृजनात्मकता प्रदान की, एक लोकल अवधि को, एक चलती हुई भाषा को, जो एक साहित्यिक, एक ठेठ अवधि को, ठेठ भाषा को एक चरमोत्कर्ष काव्य के रूप में, काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी को। ये भी इसी सूफी परंपरा के कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी लगभग 14 रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, इस तरह तमाम 14 रचनाएं हैं। 14 रचनाओं में जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है अवधि की, पद्मावत। पद्मावत ये 1527 से 40 के बीच में, 40 ईस्वी के बीच में लिखी गई। इस रचना को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अवधि, ठेठ अवधि में भी इतनी मिठास है जो किसी भी काव्य की चाशनी से अधिक मीठी है, अधिक रुचिकर है, अधिक आह्लादित करने वाली है, अधिक रसास्वादन कराने वाली है, अधिक लोक मंगलकारी है। और इसमें इन्होंने अपनी उस सभी बातों को उस रूप में व्यक्त किया जैसे वो व्यक्त करना चाहते थे। बिंब निर्माण हो चाहे भाषा शैली हो, बिंब निर्माण में तो इनकी क्षमता अद्भुत है। बिंब निर्माण में जो तुलसीदास जी आगे जाके करते हैं, उस या उससे कहीं अच्छे स्तर की बिंब निर्माण क्षमता इनमें दिखाई देती है। जैसे इनकी एक पद्मावत की एक रचना है, जेठ जरे जग बह लुआरा, जेठ जरे जग बह लुआरा, जेठ जरे जग बह लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा। जेठ जरे जग बह लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा। यहाँ जेठ, जरे जरना, जलना, जग बह लुआरा, लुआरा मतलब लू यहाँ कहते हैं, लुआरा, बह बहना, उठे बवंडर, यहाँ बवंडर, धिके गर्म होना, धीक यहाँ पर जो गर्म करने की प्रक्रिया उसे धिकाना कहते हैं। इस तरह धिके पहारा, इस तरह से ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जेठ जरे जग बह लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारेहु पवन झकोरे आगी, लंका दाय पलंका लागी। चारेहु पवन झकोरे आगी, लंका दाय पलंका लागी। बिंब निर्माण की इससे अच्छी हमें नहीं लगता है कोई किसी ने, मतलब किस तरह की, इस तरह की चौपाइयों की बराबरी करने वाली बहुत रेयर ही मिलेंगी। चारेहु पवन झकोरे आगी, लंका दाय पलंका लागी। स्पष्ट रूप से इसका एक बिंब, एक निर्माण, एक अवधि भाषा समझने वाला व्यक्ति, एक मर्मज्ञ आसानी से इस बिंब को तुरंत पहचान लेगा, उसके सामने ये साकार हो जाएगा।
चारे पवन झकोरे आगे, लंका दाहि पलंका लागी। इसी तरह से अगर भाषा की बात की जाए तो उन्होंने भाषा के ठेठ रूप, तद्भव रूप, फारसी रूप, ये चूँकि ये सूफी काव्य परंपरा के थे तो उन्होंने तद्भव अधिकतर तद्भव रूपों का ही प्रयोग किया है भाषा के, और ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। और उस ठेठ अवधि में भी इतनी सुंदरता इनके काव्य में दिखाई देती है, इनके छंदों में, इनके चौपाइयों में इतनी अच्छी सुंदरता दिखाई देती है जो अन्यत्र इस तरह की ठेठ भाषा में नहीं दिखती है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह तन जारो छार कर, यह तन जारो छार कर, कहो कि पवन उड़ाओ, यह तन जारो छार कर, कहो कि पवन उड़ाओ, मकु जहि मारक, मकु तेहि मारक उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाओ। मकु तेहि मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाओ। तो इस तरह से भाषा की, अगर भाषा के रूप में देखा जाए तो ये कितनी एक ठेठ अवधि की, इससे अच्छी सुंदर काव्य में इससे अच्छा सुंदर प्रयोग नहीं देखा जा सकता है। इन्होंने काव्य को एक अच्छे ऐसे स्तर पर, अवधि को एक अच्छे ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जो एक ठेठ अवधि के लिए उसका चरमोत्कर्ष ही हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य कवि जो आए ये उस स्तर की रचना नहीं कर पाए और सूफी काव्य परंपरा में फिर आगे इतनी पद्मावत जैसी कोई रचना सामने नहीं आई। आगे अगर हम राम भक्ति काव्य धारा में देखते हैं तो इसके सबसे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। इनकी जो चरमोत्कर्ष रचना सब लोग जानते हैं, रामचरितमानस। अवधि का जो एक समग्र रूप मिलता है इसमें, ये सब कुछ समग्रता से सर्वोच्च रूप जो अवधि को मिलता है वो रामचरितमानस के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दिया जाता है। हम जानते हैं कि रामानुजाचार्य जो थे ये संत, मध्यकाल के जो संत थे, इनके जो शिष्य थे रामानंद, ये राम संप्रदाय के प्रवर्तक थे और उनके महत्वपूर्ण जो मध्यकालीन संत थे, मध्यकालीन भक्ति धारा के संत थे, भक्ति काल के संत थे। कबीर जैसे लोगों ने भी राम को अपने काव्य का विषय बनाया। राम को काव्य का विषय बनाने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने राम को अपने काव्य में निर्गुण रूप में उपयोग किया। और यही नहीं, उन कवियों के अलावा एक राम भक्ति काव्य परंपरा ही चल पड़ी, राम भक्ति काव्य परंपरा ही चल पड़ी। और उस रूप में ये गोस्वामी तुलसीदास जी इसी काव्य परंपरा के एक चरम कवि के रूप में सामने आए। इस काव्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्वी भाषा अपने रामचरितमानस में अनभल, जैसे अनभल, ताकना, सनकारना, इस तरह से जो पूर्वी प्रयोग थे ये इन्होंने किए। इन्होंने भाषा को, अवधि को इस तरह से नहीं लिया कि अवधि को ठेठ अवधि इसके ना हो, लेकिन इन्होंने इस तरह से पूर्वी प्रयोग इन्होंने किया। फारसी प्रयोग अगर देखा जाए तो दरबार, जैसे रामचंद्र जी के लिए उन्होंने गरीब नवाज शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, गरीब नवाज, फारसी प्रयोग इन्होंने किया। इसके बाद अवधि का उन्होंने तत्समीकरण किया। तत्समीकरण मतलब जैसे एक संस्कृत परंपरा के अभी तक जो कवि थे, सूफी परंपरा के कवि थे, वो अभ्रंश और सूफी परंपरा और फारसी पद्धति से शिक्षित दीक्षित और उसी परंपरा के रचे मचे और कवि थे। लेकिन तुलसीदास जी की उस परंपरा के अलावा ये संस्कृत की एक सुदीर्घ परंपरा जो चली आ रही थी उसके भी बहुत बड़े मर्मज्ञ थे और ये इन सूफी काव्य परंपरा के कवियों से कहीं अधिक प्रतिभाशाली भी थे। इसी का प्रयोग जो है उन्होंने, इसी वजह से ये ऐसे प्रयोग एक व्यापक अवधि में, एक व्यापक अवधि भाषा के लिए एक व्यापक वो प्लेटफार्म तैयार कर पाए। गरीब, जैसे दरबार है, गरीब नवाज है,
उसके बाद तत्समीकरण के रूप में हम देखें तो जैसे अमृत है, अमृत का इन्होंने अमीय प्रयोग किया। वन, सा का वन का वा का बा, वन है, वन प्रयोग किया। इस तरह से तमाम सारे उन्होंने प्रयोग किए जो तत्समीकरण के अमीय मूर में चूरन चारु, अगर हम तत्सम शब्दों का देखें तो अमीय मूर में चूरन चारु, अमीय मूर में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ऐसा नहीं कि उन्होंने ठेठ अवधि का प्रयोग नहीं किया, ठेठ अवधि के प्रयोग भी उन्होंने बहुत अच्छे से किए, लेकिन उसके ऐसे काव्य जो है कम मिलते हैं। जैसे तुम बोलो मैं कहत डराऊं, धरहूं मोर घर फोरी नाऊं। कैकेयी मंथरा संवाद में मंथरा कैकेयी से कहती है तुम है बोला हूं मैं कहत डराऊं, धरहूं मोर घर फोरी नाऊं। लेकिन इस तरह के जो ठेठ अवधि के प्रयोग हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। इन्होंने संस्कृत की तत्सम पदावली का पूरा प्रयोग किया, लेकिन उसका अवधिकरण उन्होंने किया, अवधिकरण करने के बाद ही उसका प्रयोग किया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये तुलसीदास की परंपरा, तुलसीदास ने अवधि को एक वैश्विक पटल पर स्थापित कर दिया। लेकिन तुलसीदास जी के बाद जो अवधि थी, जब रीत काल आता है, मध्य ये सब घटनाएं जो घटती हैं ये हमें भक्ति काल में घटती हैं। जब रीति काल आता है, रीति काल में इनकी जो नैतिकता, जो अवधि की विशेषता थी, नैतिक प्रधान थी, क्योंकि रामचंद्र जी के एक आदर्श चरित्र के रूप में डेवलप करने में नैतिक भाषा का प्रयोग इन्होंने, नैतिकता का प्रयोग किया। और जो रीतिकाल परंपरा थी इसमें श्रृंगारिकता प्रमुख थी। क्या थी? रीतिकाल में, रीतिकाल में श्रृंगारिकता प्रमुख थी। अब रीतिकाल में श्रृंगारिकता प्रमुख होने के कारण हम जानते हैं कि जो ब्रज भाषा थी इसमें श्रृंगारिकता और वात्सल्य अपने चरम पर था। और जो रीतिकाल के कवियों की अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने का जो माध्यम हो सकता था वो रीतिकाल में श्रृंगारिकता ही थी, और श्रृंगारिकता ब्रज भाषा में थी, और ब्रज भाषा का उन्होंने उपयोग किया पूरी तरह से, और श्रृंगार ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और ये अवधि पृष्ठभूमि में चली गई रीतिकाल से ही। लेकिन कुछ कवि इसकी करते रहे और 20वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग करते रहे। आज भी कुछ कवि ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ब्रज भाषा जैसे आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद जब छायावाद की शुरुआत हुई तो ब्रज भाषा और अवधि दोनों की भी जो रही सही परंपरा थी वो खड़ी बोली की आंधी में उड़ गई। और खड़ी बोली एक मात्र भाषा के रूप में उत्तर भारत की, संपूर्ण भारत की सारे साहित्य की, सारे विधाओं की काव्य भाषा बन के उभरी। इस तरह से ये अवधि का विकास हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगली क्लास खड़ी बोली के विकास से संबंधित है, खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद आगे जो है देवनागरी लिपि आदि का डिस्कशन किया जाए क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।